HAL और रोल्स रॉयस अभी एक साथ मिलकर भारत में ही MT30 सीरीज के इंजन्स को असेंबल करने वाले हैं और भारत आगे चल के इन इंजन्स का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। GTRE की तरफ से एक बार फिर से स्मॉल टर्बोफैन इंजन की टेस्टिंग प्रक्रिया को शुरू करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे आगे चल के निर्भय मिसाइल में इस्तेमाल करने का एम रखा गया है। इजिप्ट की तरफ से भी रशिया की Su-35 के बदले फ्रेंच मेड राफेल को क्यों सिलेक्ट किया गया है? चाइना की इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर सांगडोंग को अभी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार करना शुरू किया जा रहा है और अंत में हाल ही में ही चाइना की तरफ से अपने नेवी में शामिल किए गए टाइप 094A क्लास की सबमरीन किस वजह से आगे चल के भारत और यूनाइटेड स्टेट दोनों के लिए खतरा बनने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंजन्स को लेकर, और अभी हम एरो इंजन की नहीं बल्कि मरीन इंजन्स के बारे में बात करने वाले। तो अभी HAL और रोल्स रॉयस के बीच एक MOU को साइन किया गया, जिसमें भारत के अंदर ही रोल्स रॉयस की MT30 सीरीज की इंजन्स की पैकेजिंग, मार्केटिंग और सर्विस सपोर्ट यूनिट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। HAL की तरफ से बताया गया कि रोल्स रॉयस HAL का पुराना पार्टनर है और अभी एरो इंजन को भी बनाने के लिए रोल्स रॉयस और HAL के बीच बातचीत किया जा रहा है। लेकिन अभी MT30 सीरीज के इंजन्स की सर्विस और मार्केटिंग फैसिलिटी को भारत में ही सेटअप करने के बाद ये मरीन एप्लीकेशन में भी भारत को काफी मदद करने वाला है। MT30 सीरीज के इंजन्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन गैस टर्बाइन इंजन कहा जाता है और पूरे दुनिया भर में नेवल प्लेटफॉर्म में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चल के इनको इंडियन नेवी की अलग अलग क्लास की वेसल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से हर एक इंजन लगभग 40 मेगावाट की पावर को जनरेट कर सकता है, जबकि हमारी लेटेस्ट प्रोजेक्ट 17A क्लास के फ्रिगेट्स में जो गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है, उनकी मैक्सिमम पावर आउटपुट लगभग 28 मेगावाट तक होने वाली है और ये इंजन जनरल इलेक्ट्रिक की होने वाली है। अब हमारी फ्यूचर डिस्ट्रॉयर्स में इन इंजन को इस्तेमाल किया जा सकता है या एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही रोल्स रॉयस की तरफ से अभी ये भी बताया गया कि वो अभी आगे चल के इन इंजन्स को लगभग 7 अलग अलग टाइप की वेसल में इंटीग्रेट करने के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आगे चल के इसको वाइडली इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट स्मॉल टर्बोफैन इंजन्स को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक GTRE की तरफ से अभी अपनी स्मॉल टर्बोफैन इंजन्स की कुछ फ्रेश ट्रायल को कंडक्ट करना शुरू किया जा रहा है और आप सब जानते होंगे कि इस इंजन को आगे चल के हमारी निर्भय मिसाइल में इस्तेमाल किया जाएगा। पिछली बार भी इसे निर्भय मिसाइल के साथ टेस्ट किया गया था, लेकिन सेकेंड स्टेज के दौरान इसमें कुछ दिक्कत सामने आई थी, जिस वजह से मिसाइल अपने रेगुलर पाथ से थोड़ा भटक गया था। इसको लेके GTRE की तरफ से बताया गया था कि अगर इसमें कोई माइनर इशू होगा तो 1 साल के अंदर इसको फिक्स करके इसकी फर्दर टेस्टिंग किया जाएगा, लेकिन अगर इसमें कुछ मेजर इशू होंगे तो फिर इसमें 2 से 5 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई मेजर इशू सामने नहीं आया था और फिर GTRE की तरफ से अभी स्मॉल टर्बोफैन इंजन्स की टेस्टिंग को शुरू करने का फैसला किया जा रहा है। और पिछली बार जो गड़बड़ी हुई थी, इसमें स्मॉल टर्बोफैन इंजन में कोई दिक्कत नहीं था, बल्कि बूस्टर सेक्शन में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। तो जैसे कि एक 2 स्टेज मिसाइल है और इसमें पहले स्टेज के अंदर सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया था, जो कि इसको इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिसके बाद जाके स्मॉल टर्बोफैन इंजन चालू होता है और इसे एक सस्टेन क्रूजिंग स्पीड को प्रोवाइड करने में मदद करता है। अभी इसी साल के एंड तक इसको टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें निर्भय मिसाइल को अपनी फुल रेंज के साथ यानी कि लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज में टेस्ट किया जा सकता है और इस 1000 किलोमीटर की रेंज को निर्भय मिसाइल को पार करने में लगभग 50 मिनट का वक्त लगने वाला है। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने वाला है, क्योंकि निर्भय मिसाइल एक टेरेन हगिंग मिसाइल होने वाली है, जिस वजह से इसको दुश्मन की तरफ से इंटरसेप्ट करने की चांसेस काफी कम होने वाली है और ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ हमको बेहतर एडवांटेजेस दिला सकता है और इसको ब्रह्मोस मिसाइल के लो कॉस्ट ऑप्शन भी कहा जा सकता है। अभी इसमें सैटर्न 36 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आगे चल के GTRE की स्मॉल टर्बोफैन इंजन से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है और इससे आगे चल के इसकी प्राइस भी काफी हद तक रिड्यूस होने वाली है। अगला अपडेट राफेल को लेके, और अभी इजिप्ट की तरफ से फ्रांस से एक बार फिर से राफेल को खरीदने का फैसला किया गया है और अब इजिप्ट की तरफ से दिए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने 30 राफेल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया है।
अब इस डील की कीमत एक्चुअली कितना है इजिप्ट की तरफ से बताया नहीं गया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस डील की कीमत लगभग $4.5 बिलियन होने वाली है। इस डील को अभी 4 मई को यानी कि आज ही साइन किया गया और इसमें इजिप्ट की तरफ से इंस्टॉलमेंट बेसिस पर राफेल को खरीदने का फैसला किया गया, जिसमें ये जो $4.5 बिलियन है इनको आने वाले 10 सालों के अंदर इजिप्ट पे करने वाला। लेकिन यहाँ पर राफेल के बदले हो सकता है इजिप्ट Su-35 को भी खरीदने वाला था, क्योंकि जब इजिप्ट के ऊपर ह्यूमन राइट को लेकर एलिगेशन लगाए गए थे तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इजिप्ट को कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट को सप्लाई ना करने का फैसला किया गया था और उसका रशिया ने काफी फायदा उठाया था। और रशिया की तरफ से इसी बीच इजिप्ट को 46 KF-52 हेलीकॉप्टर के साथ साथ 46 MiG-29 को भी सप्लाई किया गया था। अब इसके बाद भी रशिया के प्रेजेंस इजिप्ट में बढ़ने लगा था, लेकिन हाल ही में 2019 में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जैसे ही काटसाट के अंदर ही रशियन डिफेंस इक्विपमेंट पर सैंक्शन लगाने की धमकी दी गई थी, इसका काफी बड़ा असर पड़ा था और ये एक मेजर कारण था जिस वजह से इजिप्ट की तरफ से अभी Su-35 के बदले राफेल को खरीदने का फैसला किया गया था। अब पहले से इजिप्ट की तरफ से राफेल और Su-35 दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इनमें से किसी एक के साथ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रांस की तरफ से भी एडिशनल राफेल जेट को इजिप्ट को ऑफर किया गया था और बिना किसी कंपटीशन के राफेल को यहाँ पे खरीदने का फैसला किया गया था। अगला अपडेट चाइना की नई एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर। हाल ही में ही चाइना की तरफ से अपनी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर सांगडोंग को ऑपरेशनल किया गया है और अभी चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार सांगडोंग को चाइना की तरफ से ऑपरेशनल मिशन में डिप्लॉय किया गया है, जिसमें साउथ चाइना सी में सांगडोंग कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के द्वारा एक सीरीज ऑफ नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है और ये लगातार दूसरी बार है जब चाइना की तरफ से साउथ चाइना सी में अपनी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ ऐसे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही चाइना की पहली एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी कि लियाओनिंग को भी इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ जाते हुए देखा गया था और ये भी साउथ चाइना सी रीजन में नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहा था, जिसके बारे में चाइना की तरफ से तो कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, लेकिन जापान की स्पाई प्लेन की तरफ से कुछ इमेजेस को शेयर किया गया था। सांगडोंग की बात करें तो इसको दिसंबर 2019 में पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल किया गया था और अक्टूबर 2020 में इसको डिप्लॉय करने के लिए ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया गया था। सांगडोंग की बात करें तो इसकी मैक्सिमम डिजाइन को लियाओनिंग के डिजाइन से कॉपी किया गया है और इसमें चाइना की तरफ से अभी J-15 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि रशियन ओरिजिन Su-35 एयरक्राफ्ट की कॉपी है। अब इन एयरक्राफ्ट को वेस्टर्न एक्सपर्ट्स की तरफ से काफी क्रिटिसाइज किया था कि इनकी परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन के लिए बिल्कुल आइडियल नहीं है और इसी वजह से रशिया खुद भी अभी Su-33 एयरक्राफ्ट को MiG-29 से रिप्लेस कर रहा है, जबकि चाइना अभी भी इसको अपनी मेन कैरियर बेस्ड फाइटर के तौर पर इस्तेमाल करने वाला है और आगे चल के चाइना इसे एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने का प्लान कर रहा है, जिसमें शायद वो वर्टिकल लैंडिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अगला अपडेट भी चाइना को लेके और अभी हम हाल ही में चाइना की तरफ से अपने नेवी में शामिल किए गए न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले हफ्ते ही मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से अभी अपनी टाइप 94A क्लास के सबमरीन को नेवी में शामिल किया गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की तरफ से दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक जिन नए टाइप 094A क्लास की सबमरीन को अभी पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल किया गया है, ये अपने प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले काफी अलग है और मेनली चाइना के जो न्यूक्लियर सबमरीन होते हैं काफी नॉइजी होते हैं, लेकिन ये जो सबमरीन है इसमें चाइना की तरफ से ये सभी इशू रिजॉल्व कर दिए गए। इन सबमरीन में चाइना की तरफ से अभी JL-3 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात किया गया और इसकी रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर तक है। इससे पहले चाइना की जो टाइप 094 क्लास के सबमरीन थे उनमें JL-2 मिसाइल को तैनात किया था और ये काफी नॉइजी होते थे, जिस वजह से इनको डिटेक्ट करना काफी आसान है और जापान की तरफ से इनका मजाक भी उड़ाया जाता है। और इसमें जो JL-2 मिसाइल तैनात किए गए थे ये यूनाइटेड स्टेट के बस कुछ ही पार्ट को हिट कर सकते थे, जबकि JL-3 मिसाइल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट एंटायर यूनाइटेड स्टेट को कवर कर सकता है और हर एक सबमरीन में ऐसे 16 मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, जो कि इनको खतरनाक न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने वाले हैं। इसी के साथ ये सबमरीन भारत के लिए भी बहुत बड़ी खतरा बनने वाले, क्योंकि अगर भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ता है तो ऐसे सिचुएशन में भारत और चाइना के बीच परमाणु युद्ध होने के चांसेस तो काफी कम है, लेकिन भारत पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए चाइना इन सबमरीन का इस्तेमाल कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से और अभी इंडियन नेवी की तरफ से कैबलसिम रेंज में कुछ फायरिंग एक्टिविटी को करने का प्लान किया गया है। नॉर्मली एक स्मॉल सेल की टारगेट प्रैक्टिस एक्सरसाइज होने वाली है, जिसको इंडियन नेवी की तरफ से 3 मई से लेकर 6 मई तक कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए पहले से ही नेवी की तरफ से वार्निंग को इशू किया गया है कि कैबलसिंग रेंज के आसपास कोई भी ना जाए और स्पेशली फिशिंग बोट को वहां पे जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि इस दौरान नेवी की तरफ से मेनली एयर टू ग्राउंड या एंटी शिप ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा और इस तरह की वेपन को फायरिंग की जाएगी
और नेवल एयरक्राफ्ट से एयर टू सरफेस मिसाइल को फायर किया जाएगा। नेवी की तरफ से यह भी बताया गया कि इस दौरान सिर्फ 1 या 2 टाइप की वेपन की फायरिंग नहीं की जाएगी, बल्कि ऑलमोस्ट हर टाइप की वेपन को इस दौरान टेस्ट किया जा सकता है। और इस दौरान मेनली MiG-29 या नेवल हेलीकॉप्टर से फायरिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा। तो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट या सोनिक बूम से ना डरने के लिए भी नेवी की तरफ से पहले से लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।